इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं क्लॉज टेस्ट पार्ट 1। तो शुरू करते हैं आज का सफर। तो सबसे पहले आपके लिए टेस्ट। तो क्लॉज टेस्ट का ये है पैसेज। तो यहां पॉज ले सकते हैं आप। इसको एक बार जरूर पढ़ें और देखिए कौन सी चॉइस आएगी। और इसको थोड़ा आसान करने के लिए मैंने इसकी हिंदी बनाई है। तो ये है पैसेज की हिंदी। तो इसमें पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की बात की गई है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा आसान होगा। बाकी हम आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक है क्लॉज टेस्ट पार्ट 1। ये है आपके सामने पूरा पैसेज क्लॉज टेस्ट। तो इसमें बात की है लाइब्रेरी की। द लाइब्रेरी इफ यूज्ड प्रॉपरली इज इनवैल्यूएबल इन हेल्पिंग यू डेवलप डिसर्नमेंट। तो डिसर्नमेंट हिंदी दी है मैंने, विवेक। विवेक को विकसित करने के लिए लाइब्रेरी बहुत मददगार होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह करना है। तो आगे पढ़ेंगे। इट इज रिच ऑफ इंफॉर्मेशन, रिच फॉर इंफॉर्मेशन, रिच इन इंफॉर्मेशन या रिच विथ इंफॉर्मेशन। तो रिच के बाद हम इन लगाते हैं। तो रिच का अर्थ यहां अमीर नहीं है। रिच का अर्थ है प्रचुरता, अधिकता। तो रिच इन इंफॉर्मेशन, जैसे एक सेंटेंस देखिए। इंडिया इज रिच इन कल्चर, रिलीजन एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन। तो इट इज रिच इन इंफॉर्मेशन दैट गोज फार बियॉन्ड द pages of any one textbook or course, limits of any one textbook or course, confines of any one textbook या limitations। तो एक तो सबका हम अर्थ समझते हैं। पेजेस तो आपको मालूम है। लिमिट्स होता है सीमाएं, कन्फाइंस होता है बंधन, और लिमिटेशंस प्रतिबंध के सेंस में होता है। तो फार बियॉन्ड परे जाता है। किससे परे जाता है? सीमाओं को लांग कर, सीमाओं से परे जाता है। किसकी सीमाओं से? कोई भी बुक या कोर्स की सीमाओं से। तो बेस्ट आंसर इसका लिमिट्स। तो देखिए कैसे बाकी सेंटेंस। शी हैज नेवर थॉट ऑफ गोइंग आउट ऑफ द क्लोज कन्फाइंस ऑफ अ फैमिली। तो यह बंधन के रूप में है कि कभी उसने फैमिली के बंधन से बाहर जाने की सोची भी नहीं है। द गवर्नमेंट हैज इम्पोज सम लिमिटेशंस ऑन इंपोर्ट्स। तो इंपोर्ट्स पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं सरकार ने। यह बात इसमें कही गई है। तीसरा, तो कोर्स पे फुल स्टॉप हो गया था। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 3 कंजंक्शंस हैं। इफ योर टेक्स्ट बुक ऑथर डज नॉट मेक ए पर्टिकुलर। तो इफ योर टेक्स्ट बुक, while your textbook, when your textbook, suppose your textbook। तो यहां if या suppose दोनों आ सकते हैं, पर ज्यादा पहले जो दिया है if, यानी ये कंडीशन पैदा कर रहा है। अगर किताब का जो ऑथर है, लेखक है, वो किसी बात को स्पष्ट नहीं कर पाता है तो if आएगा। if your textbook author does not make a particular। तो बाकी देखिए सेंटेंस। सपोज ही फेल्स, मान लिया वो फेल हो जाता है, व्हाट विल यू डू? और वाइल हर डॉग वॉज सिंगिंग, शी वॉज डांसिंग। वेन ही रीच्ड देयर ऑल हैड फॉलन अस्लीप। तो इस तरह से वाइल जब होता है, वेन भी जब होता है। तो वाइल में कोई काम जारी होना चाहिए, वेन में पॉइंट ऑफ टाइम, और सपोज मान लो, और इफ होता है अगर। चौथा क्वेश्चन। If your textbook author does not make a particular information clear, entry clear, explanation clear या point clear।
आसान है, पॉइंट क्लियर। अगर उस किताब का जो लेखक है किसी पॉइंट को, किसी बात को स्पष्ट नहीं कर पाता है तो ये बात कही है। बाकी एक सेंटेंस देखिए, ऑल पॉइंट्स आर नॉट क्लियर इन योर एक्सप्लेनेशन। तो जो व्याख्या आपने दी है उसमें सभी पॉइंट, सभी बातें स्पष्ट नहीं हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन करेंगे। तो दोबारा से पढ़ते हैं पूरी लाइन एक बार। इफ योर टेक्स्ट बुक ऑथर डज नॉट मेक ए पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर एंड यू फील द नीड फॉर अनदर डिस्क्रिप्शन, नीड ऑफ, नीड टू, नीड अबाउट। एक बात गौर करने की है, एंड यू फील द नीड यहां पर नाउन है, और जब नाउन होता है नीड, उसके बाद हमेशा फॉर आता है, ध्यान रखना। सेंटेंस देखिए एक, देयर इज नो नीड फॉर फर्दर विजिट। लेकिन अगर नीड वर्ब के रूप में है, यू डोंट नीड टू मेक अ फर्दर विजिट, तो दूसरे वाले सेंटेंस में नीड वर्ब के रूप में है। अगर नीड नाउन होता है तो उसके बाद हमेशा फॉर आता है, रीजन फॉर होता है, ऐसे ही नीड फॉर होता है, वेन्यू फॉर होता है। ये कुछ नाउन्स होते हैं जिनके बाद हम फॉर लगाते हैं। 6th क्वेश्चन, तो एंड यू फील द नीड फॉर अनदर डिस्क्रिप्शन इन ग्रेटर डिटेल। तो क्या करें, और इन अदर वर्ड्स, या दूसरे शब्दों में कहें बट इन अदर वर्ड्स, दो इन अदर वर्ड्स, तो क्या कहा जाएगा, हाउएवर इन अदर वर्ड्स। तो इसमें आएगा या, ओ इन अदर वर्ड्स। तो जैसे बाकी देखिए, ही ट्राइड हार्ड हाउएवर ही फेल्ड। हाउएवर का मतलब होता है परंतु फिर भी वो फेल हो गया, उसने कोशिश की। दो द पुलिस वर अलर्ट येट द थीव्स डोज्ड देम। तो दो का मतलब हालांकि, पुलिस बहुत खबरदार थी, फिर भी चोरों ने उन्हें चकमा दे दिया। डोज का अर्थ चकमा देना, ये सेंटेंस है अलग से समझाने के लिए। लेकिन वहां लौटते हैं वापस, फॉर अनदर डिस्क्रिप्शन इन ग्रेटर डिटेल और इन अदर वर्ड्स गो टू द लाइब्रेरी एंड। 7th क्वेश्चन, go to the library and verify other books on the subject, identify other books on the subject, check other books on the subject, या collect other books on the subject। आपने कोई किताब पढ़ी, उसका ऑथर, उसका लेखक कोई पॉइंट को क्लियर नहीं कर पाता है, तो और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप दूसरी और बुक्स को वेरीफाई करेंगे, पहचानेंगे, या चेक करके देखेंगे, या फिर इकट्ठी करेंगे किताबें। तो इसमें आएगा चेक। तो इनका जरा मतलब समझते हैं। सत्यापित करना, वेरीफाई करना, प्रमाणित करना, आइडेंटिफाई पहचानना, और चेक करना जांचना, और एकत्रित करना इकट्ठा करना। तो जैसा मैंने कहा चेक, तो चेक आएगा इसका आंसर। तो बाकी देखिए, द पासवर्ड यू हैव एंटर्ड हैज नॉट बीन वेरीफाइड। प्रमाणित नहीं हुआ है, वो सत्यापित नहीं हुआ है, जो पासवर्ड आपने डाला है सही नहीं है। और आइडेंटिफाई पहचानना होता है, जैसे शी कुड नॉट आइडेंटिफाई हर किडनैपर्स, तो अपने किडनैपर्स को पहचान नहीं सकी। इस तरह से कलेक्ट तो इकट्ठा करना होता है, तो इसमें आंसर आएगा चेक। तो लाइब्रेरी एंड चेक अदर बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। अब फुल स्टॉप के बाद अगला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है बाय कॉलिंग, बाय कॉलिंग फॉर, बाय कॉलिंग अप, बाय कॉलिंग फोर्थ, बाय कॉलिंग अपॉन। अब यहां पर नॉलेज होनी चाहिए फ्रेजल वर्ब की। कॉल फॉर का अलग अर्थ होता है, कॉल अप का अलग अर्थ होता है, सबके अपने अपने अर्थ मैं बता दूं जरा। कॉल फॉर का अर्थ होता है मांग करना, डिमांड करना। कॉल अप का मतलब होता है ध्यान देना या याद करना किसी बात को। और कॉल फोर्थ का अर्थ होता है उत्पन्न करना, पैदा करना। और कॉल अपॉन होता है किसी को मंच पर बुलाना, उसके विचार लेने के लिए, विचार रखवाने के लिए। तो इसमें जो आंसर होगा कॉल अप आएगा। बाय कॉलिंग अप 2 or 3 राइटर्स डीलिंग विद द, तो यहां पर अब कॉल फॉर में सबका सेंटेंस देखो, एक एक करके देखते हैं।
The third wave of the coronavirus calls for an urgent lockdown. तो कोरोना वायरस का जो तीसरी लहर है वो किसकी डिमांड करती है? तुरंत लॉकडाउन की। कॉल्स फॉर, मांग करना है यहां पर। His filthy remark has called forth criticism. तो उसके भद्दे कटाक्ष ने किसको पैदा किया, किसको उत्पन्न कर दिया? आलोचना को, क्रिटिसिज्म को। और I call upon the guest to put his views. तो मैं गेस्ट को आमंत्रित करता हूं, यानी स्टेज पर बुलाता हूं अपने व्यूज रखने के लिए। तो बाकी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, बाय कॉलिंग अप 2 or 3 राइटर्स, इसका मतलब 2-3 राइटर को ध्यान में रखते हुए, डीलिंग विद द एक्चुअल टॉपिक, स्पेसिफाइड टॉपिक, करेक्ट टॉपिक, सेम टॉपिक। क्योंकि आपको किसी विषय को समझना है तो 2-3 किताबें अगर आपने ली हैं तो उसी विषय पर, सेम टॉपिक पर ली होंगी। तो यहां पर सेम आंसर होगा, क्योंकि स्पेसिफाई का अर्थ होता है स्पष्ट कर देना। तो सेम आंसर होगा, सेम टॉपिक। तो एक सेंटेंस देखिए, प्लीज स्पेसिफाई योर एक्चुअल साइज बिफोर ऑर्डरिंग ऑनलाइन। तो एक्चुअल साइज बताइए ऑर्डर करने से पहले, यानी बताइए मतलब स्पष्ट कीजिए। 10th क्वेश्चन, तो सेंटेंस एक बार पढ़ते हैं। बाय कॉलिंग अप 2 or 3 राइटर्स, यानी 2 या 3 राइटर्स का ध्यान करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, डीलिंग विद द सेम टॉपिक, उसी टॉपिक के बारे में जो डील कर रहे हैं, लिख रहे हैं। यू विल फाइंड सम डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, क्लैरिफिकेशन ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, या एविडेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, सारे सही लगेंगे। एक बार सबको देखते हैं, सबका मतलब। डिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है वर्णन या चित्रण करना, किसी को डिस्क्राइब करना। क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण, ताकि कोई बात हमें बिल्कुल साफ समझ में आ जाए। एक्सप्लेनेशन होता है व्याख्या, स्पष्टीकरण देना किसी काम के बारे में, कोई हमने काम किया, रीजन देना कि क्यों। और एविडेंस होता है प्रमाण या सबूत देना। एक बार सबका सेंटेंस देख लेते हैं आंसर करने से पहले। द ओल्ड वुमन गेव अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिल्डिंग। तो उसने बिल्कुल क्लियर वर्णन किया बिल्डिंग का। वी नीड अ फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑन हाउ टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमें आगे और समझने की जरूरत है, यानी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। कैन यू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर बीइंग सो लेट। देखा, तुम लेट क्यों आए, उसके पीछे तुम स्पष्टीकरण दो। तो कोई काम किया, उसका रीजन बता रहे हैं, वो एक्सप्लेनेशन होता है। देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस ऑफ योर बिलीफ। तो तुम्हारी मान्यता के पीछे कोई भी वैज्ञानिक सबूत, प्रमाण नहीं है। और इसको देखेंगे जहां 4th पॉइंट लिखा है, पॉइंट, तो पॉइंट क्लियर जो लिखा है, तो हमने जब क्या देखा, कोई किताब पढ़ी और उस किताब का राइटर वो पॉइंट क्लियर नहीं कर पाता है, नहीं, तो क्लियर से हमें दिखता है यहां पर क्लैरिफिकेशन, यानी वो तथ्य हमें स्पष्ट हो जाते हैं। तो सबसे सही आंसर होगा क्लैरिफिकेशन ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। तो हमने किताब को पढ़ा, उसका लेखक कोई बात को समझा नहीं पाया, तो आप क्या करेंगे, लाइब्रेरी में से और 3-4 किताबें लेंगे अलग अलग राइटर्स की सेम टॉपिक पर, और उसको पढ़ने के बाद क्या होगा, वो तथ्य जिसको आप समझना चाहते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो इसलिए क्लैरिफिकेशन बेस्ट आंसर होगा। तो ये था आपका पूरा क्लॉज टेस्ट। एक बात आपको बता दूं, क्लॉज टेस्ट करने के पीछे कोई भी तरीका, कोई मेथड नहीं होता, बस आपका रीडिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होता है। और इसमें वोकैबुलरी भी होनी चाहिए, ग्रामर भी स्ट्रांग होनी चाहिए, शब्दों का चयन, उसकी क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।